हेलो फ्रेंड्स, हम गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चनों के क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और इससे पहले अपन ने फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद ये आज जो क्वेश्चंस हैं फर्स्ट चैप्टर के आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा मैं सेकंड चैप्टर जो है प्रिंसिपल स्ट्रेस वाला जो है वो मैं स्टार्ट कर दूंगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस और मोहर सर्किल वाला, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड है कि वो चैप्टर थोड़ा सा उसका बेसिक्स भी बताया जाए। तो मैं आपको उसको गो थ्रू करा दूंगा, ओवरव्यू उस चैप्टर का दे दूंगा और आपको पढ़ा दूंगा उस चैप्टर को। तो इसमें कंटिन्यू मैं वो चैप्टर पढ़ाता जाऊंगा मैं, और उसके बाद उसके क्वेश्चंस भी मैं उसके साथ ही कराता जाऊंगा। मैं गुप्ता एंड गुप्ता के अलावा भी आपको अदर बुक्स आर अगोर और एसएससी सॉल्व और ईएस सॉल्व भी करा दूंगा। तो अपन शुरू करते हैं अभी इस क्रम को। और इस क्वेश्चंस के बाद मैं आज आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है प्रिंसिपल स्ट्रेस वाले चैप्टर का वो भी दे दूंगा। तो अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन। Two similar round bars A and B are each 30 centimeter long as shown in figure 10.74. 10.74 में फिगर में दिया हुआ है द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन बाय द बार्स A एंड B, ठीक है ना, UB ओवर UA। तो ये बताना है हमें UB ओवर UA। तो सबसे पहले बात करें कि हमारे पास जो स्ट्रेन एनर्जी आती है वो होता है लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम का एरिया, ठीक है ना। और स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसका बोलते हैं? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का एरिया, ठीक है ना। तो ये लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू पी इंटू डेल्टा, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बात करूं 1/2 पी इंटू डेल्टा, अगर डेल्टा की वैल्यू रखूं PL बटे में AE, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर एल बाई 2AE, पी स्क्वायर एल बाई 2AE। देखिए यहाँ पे P कांस्टेंट है, मानकर चल रहे हैं अपन, कांस्टेंट लोड जो आएगा वो कांस्टेंट ही रहेगा। और जो आपके पास E है वो सेम मटेरियल होने के कारण कांस्टेंट है, और 2 कांस्टेंट है। तो स्ट्रेन एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल हो गई? L बाई A के। तो जब मुझे UB ओवर UA बताना है तो मैं L बाई A का, UB ओवर UA बताना है तो मैं L बाई A का क्या ले लूंगा? रेशियो ले लूंगा। तो B में जब बात करेंगे तो लेंथ है 20 सेंटीमीटर और उसका एरिया आ जाएगा π/4 2 का स्क्वायर, क्योंकि राउंड बार है, π/4 2 का स्क्वायर। फिर उसके नीचे है लेंथ 10 सेंटीमीटर और एरिया आ जाएगा π/4 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। यूए के लिए लेंथ है पहले 10 सेंटीमीटर, π/4 2 का स्क्वायर। फिर लेंथ है 20 सेंटीमीटर, π/4 4 का स्क्वायर। π/4 यहां से भी π/4 कॉमन ले लेंगे हम, और यहां से भी कॉमन ले लेंगे π/4, ठीक है। और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? 20, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 10, 4 का स्क्वायर हो गया 16, नीचे 20, 10, 10, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 20, 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो 20 बटे में 4 आपके पास आ गया 5, प्लस 10 बटे में 16, 10 बटे में 16 आपके पास कितना आ जाएगा? 0.625। 10 बटे में 16 आपके पास कितना आ जाएगा? 0.625। यहां से नीचे 10 बटे में 4 2.5 और 20 बटे में 16 आ जाएगा 1.25। तो ऊपर आ गया 5.625 और नीचे आ गया 3.75, जो कि होता है 1.5। ये आता है 1.5, और 1.5 जो आता है इसके अलावा किससे आता है भाई? 5.625 बटे में आप 3.75 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? वो 1.5 आएगा। और यही सेम रिजल्ट किससे आता है? 3/2 से। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। इन ए पर्टिकुलर मटेरियल इफ द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू द बल्क मॉडुलस। तो हमारे पास दिया हुआ है इसने कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है वो बल्क मॉडुलस के बराबर है। तो बल्क मॉडुलस के और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी CNG से लिखते हैं, तो ये बराबर है। देन द पॉइजन रेशियो। तो पिछले कुछ लेक्चर में भी मैंने आपको पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला बताया, और लास्ट लेक्चर में जो यही क्वेश्चन आपका आया था, बस उसमें ऑप्शन अलग था। जैसे इसमें 1/8 है, उसमें 0.125 था, तो इस तरीके से था। तो 3K फॉर्मूला क्या है पॉइजन रेशियो का? म्यू और 1/m इक्वल टू 3K - 2C
अपॉन 6k प्लस 2c। अब k की जगह c रख दीजिए तो 3c माइनस 2c अपॉन 6c प्लस 2c, तो यह आ जाएगा c डिवाइडेड बाई 8c। c से c कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बच जाएगा 1/8। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा a। A steel rod of circular section tapers from 2 cm to 1 cm diameter over a length of 50 cm. If the modulus of velocity of material is 2 into 10 to the power 6 kg per centimeter square, then the increase in length, तो इसमें आपको डिफ्लेक्शन बताना है, लोड दिया हुआ है, पुल दिया हुआ है 3000 kg। तो देखिए एक जनरल अगर फॉर्मूला होता आपके पास, अगर सर्कुलर बार होती तो आप कहते 4pl और पाई डी स्क्वायर ई। कैसे कहते हैं? क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला क्या है, पीएल बटे ए ई, और ए क्या आएगा पाई डी स्क्वायर बटे में 4, तो वो 4 ऊपर चला जाएगा तो पाई डी स्क्वायर ई। तो जब टेपर बार होती है तो अपन इस डी स्क्वायर की जगह क्या रख देते हैं, d1 d2। ये ट्रिक है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला डेरिवेशन नहीं है, ये एक तरीके की ट्रिक है कि डी स्क्वायर की जगह d1 d2 आ गया है। अब हमारे को ये वैल्यू निकालनी है, तो 4p कितना है 3000 kg, L कितना है 50 सेंटीमीटर, d1 कितना है 2, d2 कितना है 1, E कितना है 2 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, अब यहां से क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है वो देख लेते हैं। ये 2, ये यहां से 2 रह गया 4 में, ये 3 0 और ये 1 0, 4 0, ये कैंसिल आउट होके 100। ये 5 2 जा 10, ऊपर 10, ये 10 भी इससे कैंसिल होके 100 से कैंसिल होकर के, अगर मैं इसको ये 2 और ये 5 कैंसिल कर देता हूं और ये 0 हटा देता हूं, क्योंकि 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो 100 से कट के रह जाएगा 10। अब ऊपर 3/10 क्या हो गया 0.3, और नीचे क्या रह गया 2 पाई, क्योंकि इसी रूप में दिया हुआ है इसलिए मैंने इस फॉर्म में आपको बताया। और यूनिट की बात करें तो लोड दिया हुआ है केजी में, लेंथ दी हुई है सेंटीमीटर में, आपको d1 दिया हुआ है सेंटीमीटर में, d2 दिया हुआ है सेंटीमीटर में, और E दिया हुआ है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, केजी से ये केजी कैंसिल हो गया, तो जवाब बच गया सेंटीमीटर में। स्ट्रेन एनर्जी इन ए मेंबर, देखिए स्ट्रेन एनर्जी जो मेंबर में होती है, तो अपने पास स्ट्रेन एनर्जी का जो फॉर्मूला है क्या है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू में वॉल्यूम। तो ये जो है फंक्शन है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, ए फंक्शन ऑफ स्ट्रेन एज वेल एज ऑफ स्ट्रेस। ये डेरिवेशन दिया था मैंने शुरू के लेक्चर्स में है, जिसमें एक क्वेश्चन था, तो ये आपको ड्राइव भी किया हुआ है उसमें, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। ये लिस्ट मैच करनी है, तो रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन का लीनियर स्ट्रेन के साथ जो रेशियो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आपके पास पॉइजन्स रेशियो। लेटरल स्ट्रेन का लीनियर स्ट्रेन के साथ जो रेशियो होता है वो होता है पॉइजन्स रेशियो। रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन क्या होता है, वो हो गया यंग्स मॉड्यूलस। रेशियो ऑफ एक्सटेंशन टू ओरिजिनल लेंथ, तो ये हो गया स्ट्रेन, मतलब चेंज इन लेंथ बटे में ओरिजिनल लेंथ। और रेशियो ऑफ एक्सियल पुल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ सेक्शन ये हो गया टेंसाइल स्ट्रेस। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन है डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एजर्शन रीजन के हैं। अगर एजर्शन और रीजन दोनों सही हैं और रीजन एजर्शन का सही एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर आएगा ए। एजर्शन रीजन सही है पर रीजन उसका एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, तो वो आएगा बी। ठीक है ना, एजर्शन रीजन अपने आप में तो सही है पर रीजन जो है वो सही रीजन नहीं है। जैसे ऊपर वाले में तो रीजन जो है उसका एक्सप्लेन भी करेक्टली कर रहा है उसको, लेकिन यहाँ पे रीजन उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है ना, इंडिविजुअली करेक्ट है। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं, एजर्शन इंडिविजुअली करेक्ट है, रीजन इंडिविजुअली करेक्ट है, और रीजन एजर्शन को सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर आता है ए। एजर्शन इंडिविजुअली करेक्ट है, रीजन इंडिविजुअली करेक्ट है, पर रीजन जो है ए को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो वो आ जाएगा, यानी रीजन जो है एजर्शन को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो वो है बी। सी जो है ऑप्शन, एजर्शन सही रीजन गलत, और डी ऑप्शन है एजर्शन गलत रीजन सही। तो स्ट्रेन इज ए फंडामेंटल बिहेवियर ऑफ द मेटेरियल व्हाइल द स्ट्रेस इज ए ड्राइव्ड कंसेप्ट। तो ये सही बात है कि स्ट्रेन जो है वो फंडामेंटल है। क्यों? क्योंकि इससे क्या है कि डायरेक्टली मेजर कर लिया जाता है और स्ट्रेस इस पर ड्राइव किया जाता है। तो एजर्शन बिल्कुल सही है।
स्ट्रेन डज नॉट हैव ए यूनिट, रीजन जो कह रहा है स्ट्रेन डज नॉट हैव ए यूनिट व्हाइल द स्ट्रेस एज ए यूनिट, तो ये बात भी सही है कि स्ट्रेन यूनिटलेस होता है जबकि स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, जो भी आप दें, ठीक है। तो ये बात सही है, लेकिन रीजन एजर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि फंडामेंटल होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी यूनिट नहीं है। फंडामेंटल ये है कि अपन स्ट्रेन को कैलकुलेट करके स्ट्रेस उसके बेस पे ड्राइव कर लेते हैं और स्ट्रेन को मेजर कर लेते हैं। तो इस तरीके से ही इसको फंडामेंटल बोला गया है। तो इसमें क्या आएगा, एजर्शन सही है, रीजन सही है, पर रीजन उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो ऑप्शन आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी एजर्शन रीजन का ही है, तो आपको वही ऑप्शन तो उसी तरीके से लगाने हैं, लेकिन इसको आपको देखते हैं क्वेश्चन अलग है। तो एजर्शन क्या कहता है, ए बार टेपर्स फ्रॉम डायमीटर ऑफ d1 to a diameter of d2 over its length l and is subjected to a tensile force P. If the extension is calculated based on treating it as a bar of average diameter, the calculated extension will be more. देखिए कह रहा है कि जो बार है वो आपकी कैसी है, टेपर्ड बार है, तो उसका डिफ्लेक्शन जो आता है 4pl पाई d1 d2 e आता है। अब ये कह रहा है अगर इसको मैं एवरेज मान के कैलकुलेट करूं तो डिफ्लेक्शन अधिक आएगा, ये जो एजर्शन में कह रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये डिफ्लेक्शन आपका कम आता है। मैं इसको आपको बता देता हूं। जैसे देखिए मैं d1 को मान लेता हूं 2d, अपन ने एक क्वेश्चन भी किया था, आया था आगे एक क्वेश्चन, तो उसी को ही मैं एक तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो d1 है 2d और d2 है d, तो आपका रियल डिफ्लेक्शन क्या आ जाएगा, 4pl पाई 2d इंटू d इंटू e। तो ये आपके पास आ जाएगा 4pl 2 पाई डी स्क्वायर ई, ठीक है, 2 पाई डी स्क्वायर ई। अगर इसको आप निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 2pl बटे में पाई डी स्क्वायर ई, ठीक है। अगर इसको एवरेज करके निकालते हो तो 4pl पाई 2d और d का एवरेज होगा 1.5d इंटू 1.5d और ये हो जाएगा e। तो यहां से आ जाएगा 4pl 1.5 इंटू 1.5 आ गया 2.25, ठीक है। तो 4 डिवाइडेड बाई 2.25 आपके पास क्या आता है, 4 डिवाइडेड बाई 2.25 आपके पास आता है 1.778 1.778 pl पाई डी स्क्वायर ई। तो अब आप मुझे बताएं कि कौन सा अधिक है और कौन सा कम है। तो ये एक्चुअल वाला तो अधिक है और जो एवरेज लेकर के किया गया वो कम है। तो यहां पर ये जो बात कह रहा है ना, वो कह रहा है इफ एक्सटेंशन इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन ट्रीटिंग इट एज ए बार ऑफ एवरेज डायमीटर द कैलकुलेटेड एक्सटेंशन विल बी मोर। नहीं, जैसे ही एवरेज लिया तो ये कम हो गया, अधिक नहीं हुआ, ये कम हो गया, तो एजर्शन तो हो गया गलत। द एक्चुअल एक्सटेंशन इन सच बार इज गिवन बाय 4pl पाई d1 d2 e, तो ये सही है। तो एजर्शन गलत है और रीजन सही है, तो ऑप्शन आ जाएगा डी। तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो हुए। अब मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं सेकंड चैप्टर का। तो सबसे पहले बात करें कि आपके पास प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है। प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, वो प्लेन जिन पर सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस हो, या ये कहें कि जिन पर शियर स्ट्रेस जीरो हो, ठीक है ना। प्लेन जिस पर कि आपका क्या हो, शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस बोल देते हैं, ठीक है ना, जिस पर आपका शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या हो, जीरो हो, वो प्लेन प्रिंसिपल प्लेन कहलाते हैं। यानी उन प्लेन पर सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस होता है, ठीक है, तो प्रिंसिपल प्लेन होते हैं। 2D में ये 2 होते हैं और 3D में हम इनको 3 लेते हैं, ठीक है ना। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अपन जिस पर लार्जर स्ट्रेस आता है मेजर प्रिंसिपल प्लेन बोल देते हैं, स्मॉलर आता है, स्मॉलर नॉर्मल स्ट्रेस होता है, वहां माइनर प्रिंसिपल प्लेन। 3D में हम मेजर, माइनर और इंटरमीडिएट कर देते हैं, पर ये आपस में तीनों परपेंडिकुलर होते हैं जो प्रिंसिपल प्लेन होते हैं। इसी तरीके से प्रिंसिपल प्लेन पर आने वाले जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो है प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। और प्रिंसिपल स्ट्रेस भाई 2D में 2 होंगे और 3D में 3 होंगे, ठीक है ना। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और जब 3D में बात करोगे तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस और इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में मैं पहले आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा और चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते जहां जहां जो जो क्वेश्चन आपका आता जाएगा तो गुप्ता एंड गुप्ता का वो क्वेश्चन साथ ही बता दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप ध्यान दें। उसके अलावा मैं आपको मोहर सर्किल जब पढ़ाऊंगा
तो उन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मोहर सर्किल से बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो वो आपका क्या है कि दो तरीके से हो जाएगा, क्योंकि एक एनालिटिकल मेथड हो जाएगा और एक हमारे पास ग्राफिकल मेथड हो जाएगा। तो अपन उसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।